किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबों में चिड़िया चहचहाती हैं, किताबों में खेतियां लहलहाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं और परियों के किस्से सुनाते हैं। क्या तुम इनके पास जाना नहीं चाहोगे? क्या इस संसार को देखना नहीं चाहोगे? तो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने नॉलेज हब ज्ञातवा में। और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे किताबों की। वो किताबें हमें बनाती हैं, हमारा चरित्र बनाती हैं, हमें जिंदगी को जीना सिखाती हैं। और हमारे साथ आज एक बहुत खास मेहमान हैं जिन्हें इनोवेटिव लाइब्रेरियन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। और ये सिर्फ लाइब्रेरियन नहीं है, बल्कि पुस्तकें या किताबें इनकी आत्मा है। तो जानते हैं आज इनसे कि आज के टाइम में जब ऑनलाइन ई बुक्स, ऑडियो बुक्स और प्रिंटिंग बुक्स के बीच में इतनी सारी कंट्रोवर्सी चल रही है, तो इनका किताबों के बारे में क्या विचार है। मिस ममता देशवाल जो 20 सालों से इस क्षेत्र में है, आज हमारा बहुत सौभाग्य है कि हम उनसे बात कर पा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है ममता जी आपका हमारे पॉडकास्ट में। हमें पता है कि आज का ये डिस्कशन बहुत ही यूजफुल और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो हम लोगों की जिंदगी से बहुत गहरे से जुड़ा हुआ है और मेरे दिल के करीब भी है। तो आप बताएं कि आप जो है पुस्तकों से जुड़ी हैं और इतने सालों से आपको पुस्तकों से इतना ज्यादा प्यार है, तो ये जो पुस्तकों से प्यार था वो जुनून में कैसे बदला कि आप लाइब्रेरियन बनने का आपने सोच लिया कि फिर मैं दिन रात पुस्तकों के बीच में ही रहूंगी? मुझे बचपन से किताबों का बहुत शौक था, पर हमारे समय में किताबें इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं थी। तो ये एक अंदर की आप जद्दोजहद कह लो कि जो चीज आपको अवेलेबल नहीं होती तो आप उसे पाना चाहते हैं। और मेरे अपने स्कूल में लाइब्रेरी थी, किताबें थी, पर वो हमेशा अलमारी में बंद तालों के अंदर रहती थी। तो मुझे हमेशा एज ए स्टूडेंट मुझे हमेशा लगता था कि काश मैं ये किताबें छू पाऊं, काश मैं इन्हें देख पाऊं कि ये अंदर से कैसी हैं। तो तब मैं ये सोचती थी कि अगर मैं इस स्कूल की लाइब्रेरियन होती या ये मेरा एरिया होता, तो यहाँ मैं अपने बच्चों को पूरी खुली छूट देती कि जिस किताब को छूना चाहे छू सके, जिस किताब को पढ़ना चाहे पढ़ सके। तो ये हमेशा से एक मेरे ख्यालों में एक चीज रहती थी। तो आपको लगता था कि पहले लाइब्रेरीज में, पुस्तकालयों में बच्चों को बुक्स छूने का उतना मौका नहीं मिलता था जितना अब मिलता है, और आपने वो मौका दिया। पर मैं इस मामले में आपको बताऊं तो बहुत फॉर्चुनेट रही। मुझे भी पुस्तकें पढ़ने का जो शौक लगा वो स्कूल लाइब्रेरी से ही लगा। और हमारी लाइब्रेरियन जो थी वो कहते थे कि आओ और पढ़ो, और उनके ही मोटिवेशन था कि मैंने क्लास 12 तक सारा प्रेमचंद पढ़ लिया था। तो ममता जी, आप 20 सालों से लाइब्रेरियन हैं और आपका संबंध पुस्तकों से जुड़ा है। तो इन 20 सालों में आपने क्या महसूस किया कि बच्चों की रीडिंग हैबिट्स में कुछ चेंज आया है, जुनून बढ़ा है, या सब कुछ वैसा ही है जैसा था? नहीं, परिवर्तन तो आया है, और पॉजिटिव परिवर्तन ही मैं इसे कहना चाहूंगी, क्योंकि अब चीजें बहुत आसानी से उपलब्ध हैं। अब आप ब्लिंकिट और अमेज़न के थ्रू भी किताबें मंगा सकते हैं। पहले जिन्हें आपको लेने के लिए आप पुस्तकालय या फिर बुक फेयर्स का इंतजार किया करते थे हम अपने जमाने में, अब बहुत आसानी से चीजें उपलब्ध है। अच्छा, आपकी पर्सनल लाइफ में जो आपकी लाइब्रेरी है और जहाँ आप सारा दिन ऑलमोस्ट रहती हैं, उस लाइब्रेरी का और बुक्स का क्या रोल है आपकी लाइफ में? मेरी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण रोल यही है कि जब भी मैं वहाँ जाती हूँ तो मैं अपने आप को पूर्ण महसूस करती हूँ। वो मेरी कर्म भूमि है, तो जब भी वहाँ बैठती हूँ तो मुझे खुद एक पॉजिटिविटी फील आती है। और सबसे बड़ी बात है कनेक्टिविटी। मैं हर बच्चे के साथ अपने आप को एक कनेक्ट फील कर पाती हूँ। पर्सनल फेवरेट फॉर्मेट कौन सा है? आजकल ई बुक्स आ गई हैं, प्रिंटेड बुक्स तो पहले ही थी और अब ऑडियो बुक्स भी आ गई हैं, तो आपका फेवरेट फॉर्मेट कौन सा है? वैसे तो मुझे किताबें हर रूप में पसंद है। अगर मैं बिल्कुल फ्री हूँ तो मुझे किताबें ऑब्वियसली प्रिंट फॉर्म पसंद होगा, बट अगर मैं वॉक कर रही हूँ तो मैं ऑडियो बुक्स सुनना पसंद करती हूँ। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है मुझे लगता है आज के वर्ल्ड में कि हमारे पास ऑडियो बुक्स भी अवेलेबल हैं।
आज हम जिस तरह के स्ट्रेस के दौर में रह रहे हैं, स्पेशली कोरोना के बाद जिस तरह का लाइफस्टाइल आया है और जिस तरह से हम जो है हर कदम पर अपने आप को कहीं ना कहीं स्ट्रेस फील करें, आपको लगता है कि जो रीडिंग है वो एक सेल्फ केयर का एक माध्यम बन जाती है? हाँ, मुझे जरूर महसूस होता है ये, क्योंकि किताबें अपने आप में आपको इतना कनेक्ट फील करवाती हैं। आपको लगता है कि आपका कोई साथी है जिससे आप बात कर रहे हैं, और किताबों के थ्रू आपको ऐसा लगता है कि आप दूसरी दुनिया के अनुभव अपने आप में महसूस कर पाते हैं। और कोरोना के बाद, इवन कोरोना के दौरान भी आपको डिजिटल फॉर्म में तो किताबें अवेलेबल थी, तो वो तो हम पढ़ ही रहे थे। बट कोरोना के बाद जो मैंने परिवर्तन महसूस किया कि जैसे जो बच्चे आए, शुरू में उनको थोड़ी सी मुश्किल हुई, क्योंकि वो एवरीथिंग क्विक 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 वाली आदत उनको हो गई थी, बिल्कुल स्वाइप करते रहो। फिर धीरे 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 उन्होंने फील किया, फिर वो किताबों से और ज्यादा लगाव उनका बढ़ना शुरू हुआ। आज के टाइम की अगर हम बात करें तो एक जो मेजर इशू, अभी आपने ई बुक की बात शुरू कर दी है और कोरोना टाइम की, तो बहुत एक जो मेजर कंसर्न है वो ये है, एक तरफ तो पेरेंट्स और गवर्नमेंट और डॉक्टर्स और सब इस बात पे स्ट्रेस देते हैं कि बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करना चाहिए। दूसरी तरफ पेरेंट्स ये भी चाहते हैं कि बच्चे ट्यूशन भी ऑनलाइन लें, बच्चों की जो रीडिंग है वो भी किंडल से या ऑनलाइन फोन से हो जाए या टैब से हो जाए। तो क्या ये सही है, या ये जो एक कंफ्यूजन वाली स्टेट है, इसमें क्लैरिटी कैसे आनी चाहिए कि बच्चों के लिए क्या सही है? उन्हें बुक से पढ़ना ज्यादा सही है उनके लिए, या फिर वो ई बुक पे ज्यादा? वैसे देखा जाए तो अति तो हर चीज की बुरी है, पर आज की जो जनरेशन है ये 21st सेंचुरी जनरेशन है। जो हमारे जमाने में जब हमें कहते थे कि टीवी मत देखो, आंखें खराब हो जाएगी, अब हम खुद कहेंगे टीवी तो कुछ भी नहीं है। अब हम कह रहे हैं कि फोन मत देखो, तो ऑब्वियसली जो चीज जिस जनरेशन को अवेलेबल है, ऑब्वियसली वो उसके लिए फोन ऑफ है। और मुझे फिर लगता है कि वो उसके लिए नुकसानदायक हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो इसी परिवेश में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो उनको एक्सेस जिसकी इजीली अवेलेबिलिटी होगी तो उसको यूज करेंगे करेंगे। पर आप देखिए इससे आंखों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है बच्चों का, उनका माइंड स्लो हो रहा है, ये तो साइंटिफिक प्रूवन है। तो उसके लिए बस ये है कि उनको पेरेंट्स का जो रोल होगा वो यहाँ बहुत जरूरी है कि वो अपने बच्चों का इतना नियंत्रण जरूर रखे। मेरे ख्याल से अगर एक नियमित टाइम टेबल बंधा हो और एक लिमिट में चीज यूज करी जाए तो आई डोंट थिंक कि उसका फिर नुकसान है। पर हाँ, ऑब्वियसली जो फिजिकल बुक्स है उसका रिप्लेसमेंट तो ये नहीं हो सकती है। तो आप इस बात को नहीं मानती कि डिजिटल वर्ल्ड ने रीडिंग हैबिट्स पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट डाला? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब मेरे बच्चे, स्कूल के बच्चे जब मेरे 2 साल बाद आए तो वो किताबों के लिए उतने ही क्रेजी थे, और बल्कि उनकी क्रेजीनेस और बढ़ी, क्योंकि उन्होंने उन किताबों को बहुत मिस किया। तो बच्चे अभी भी किताबों के साथ कनेक्टेड हैं? हाँ, खूब कनेक्टेड है। और एक मैंने आपके रीडिंग क्लब के बारे में बहुत सुना है, तो प्लीज आप अपने रीडिंग क्लब के बारे में बताइए, जो कि बहुत बच्चों में बहुत फेमस है और बच्चे बहुत उसको एंजॉय करते हैं। हमारे स्कूल में हमने एक रीडर्स डैन करके एक हमारा रीडर्स क्लब है, जिसमें हर शुक्रवार को जो बच्चे रीडिंग पसंद करते हैं वो उस क्लब को ज्वाइन करते हैं। और उनके थ्रू फिर हमने हर हफ्ते जो हमारा 10 मिनट का ब्रेक टाइम है उसके लिए हमने बहुत सारे इनिशिएटिव शुरू किए। जैसे मंडे हमारा MMT है, मंडे मैजिकल टेल, ट्यूसडे हमारा ट्यूसडे टॉक विद बड़ी ऑथर्स, वेडनेसडे वी हैव वेडनेसडे विजडम विद ह्यूमन लाइब्रेरी, एंड इट्स थर्सडे रीड एंड रिलैक्स, एंड फ्राइडे वी हैव फ्राइडे फैबुलस टेल्स। तो दैट मीन्स पूरे हफ्ते हमारे बच्चे किताबों और लाइब्रेरी से कनेक्टेड रहते हैं। बहुत बढ़िया, ये तो मतलब बच्चों के अंदर एक संस्कार डालने वाली बात है, इसको हम और साथ ही साथ हम ये प्रमोट करते हैं कि पहले बच्चे पढ़ें, फिर वो शेयर करें, फिर लिखें और फिर शेयर करें, तो इट्स अ सर्कल। ये तो मैंने देखा था, आप बच्चों से कुछ नोटबुक भी बनवाते थे। हाँ। बच्चे बहुत सुंदर सुंदर उसके अंदर रिव्यूज लिख कर लाते थे। हाँ, क्योंकि हम जब भी जैसे जो भी रिसोर्सेज है लाइब्रेरी में, एनसाइक्लोपीडियाज है या फिर डिक्शनरीज हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो उनके बारे में फिर जानकारी हम उन्हें ऐसे देते थे। ठीक है।
एक आप ऑथर्स को बहुत इनवाइट करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो बच्चे हैं जब वो रीडिंग करते हैं तब उनका बुक्स के साथ अलग कनेक्ट होता है, जब वो ऑथर से बात करते हैं तो क्या उनका कोई नया एक अलग अनुभव जो है उनको लाइफ का एक नया विजन बनाने में उसमें हेल्प मिलती है? ऑथर से मिलना एक अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मतलब हमारे बच्चे इतने एक्साइटेड रहते हैं जब उनको पता चलता है कि ये ऑथर आते हैं, तो जो भी मेरे पास लाइब्रेरी में उस समय किताबें होती है वो सारी हम डिस्प्ले में लगा देते हैं। उससे रिलेटेड फिर हम क्विजेस, बुक कवर्स, बुक मार्क्स हम सब उस ऑथर पे करते हैं। तो पूरे हफ्ते ये लगाओ कि हमारे यहाँ एक मेला चलता है कि ये ऑथर आएंगे, तो ईच एंड एवरीबडी नोज अबाउट दैट ऑथर। और फिर बच्चे उसके बारे में और रिसर्च करते हैं और फिर अपने क्वेश्चन उस हिसाब से वो तैयार करते हैं। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है मुझे लगता है, और उसी से ही वो इंस्पायर होकर फिर वो लिखने की जो उन्हें प्रेरणा मिलती है। क्योंकि अब हमारे हर महीने, क्या कहूँ मैं, हर हफ्ते एक ना दो बच्चा मेरे पास जरूर आता है कि मैम दिस इज माय न्यू बुक, दिस बुक इज फॉर बच्चे इतने अच्छे बुक्स लिख रहे हैं और उस क्षेत्र में आगे बढ़ तो रहे हैं। ये मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना के बाद से राइटिंग पार्ट बहुत इम्प्रूव हुआ है। क्योंकि कोरोना में जो उनको समय मिला लिखने का, पढ़ने का, वो पहले नहीं मिल पाता था। क्योंकि बिजी शेड्यूल है बच्चों का, ट्यूशंस भी है, ये भी है। बट कोरोना के जो 2 साल थे उसका जो मेन बेनिफिट जो मुझे लगा कि बच्चों ने लिखना शुरू किया। देखो आप बच्चों से इतना डीपली कनेक्टेड है और आप समझ पा रहे हैं। अदरवाइज मैं जितने लोगों से बात करती हूँ मोस्टली नेगेटिव ही बच्चों के बारे में बोला जाता है, स्क्रीन पर रहते हैं, पढ़ने में इनका इंटरेस्ट कम हो गया है। बट आपने इतना अच्छे से ऑब्जर्व किया क्योंकि आप बच्चों के साथ बहुत डीपली कनेक्टेड हैं। और मुझे ये भी फील हुआ कि बच्चों ने हमसे 4 कदम आगे टेक्नोलॉजी को और ज्यादा अडॉप्ट किया। मतलब बच्चे कैनवा पे और कितनी सारी चीजें वो करना सीखे और उनसे अब मैं सीख रही हूँ कि वो कैसे पोस्टर्स बना रहे हैं। जो भी प्रमोशंस हमारे, जो भी इनिशिएटिव है, सारी प्रमोशंस बच्चों के थ्रू होती है। तो उन्होंने वो कोरोना में सीखा और फिर उसके बाद मैंने उनसे सीखा। ममता जी, आपको बुक इनॉग्रेशन पे जाने का बहुत शौक है, आप जाते हैं हर इवेंट पे, मैंने देखा है कि आप जाते हैं और आपको डिफरेंट ऑथर्स से मिलने का बहुत आपका एक रुझान है। आप चेतन भगत से मिले हैं, रस्किन बॉन्ड से मिले हैं, आप नंदिता दास से मिले हैं, पारो आनंद से मिले हैं, आप बहुत सारे ऑथर्स से मिलते हैं। तो आपके लाइफ में क्या एक मतलब मोटिवेशन होता है उनसे मिलने का, और किस तरह से आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव होता है उनसे मिलकर? देखो, किसी भी लेखक से मिलना और उनके अनुभवों को सुनना अपने आप में एक बहुत ही प्रेरणादायक विषय होता है। तो जब भी मैं किसी लेखक से मिलती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो किताबें, जैसे जो भी किताबें मैं उनकी पढ़ रही हूँ, तो उन ऑथर से जब मिलते हैं तो लगता है कि जैसे हम किताबों के साथ हमने उनकी आत्मसात किया, आत्मसात कर लिया। और बेसिकली ऐसा लगता है कि जो उनके अंदर की दुनिया है, जो कुछ कहीं चीजें किताबों में रह गई हैं, वो इन पर्सन मिलने में आप सुन पाते हैं। तो आपको लगता है कि बुक इनॉग्रेशन जैसा जो इवेंट होता है, पेरेंट्स को स्पेसिफिकली मैं ये पूछना चाहूंगी कि बच्चों को ऐसे इवेंट्स पर ले जाना चाहिए? जरूर ले जाना चाहिए। बच्चे मॉल जाएंगे, पिक्चर देखने जाएंगे, घूमने जाएंगे, तो उनको एक कनेक्टिविटी और एक माहौल तो मिलता ही है। पर जब आप बुक फेयर जा रहे हैं या लिटरेरी फेस्ट में जा रहे हैं, तो वहाँ आपको और आपके बच्चों को मौका मिलता है किताबों के साथ और लेखकों के साथ रूबरू होने का। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मौका मिले, जहाँ भी मौका मिले, पेरेंट्स को अपने बच्चों को बुक फेयर्स में और लिटरेरी फेस्ट में जरूर लेके जाना चाहिए। तो आप जब मुझे आपसे एक विशेष प्रश्न पूछा था कि जब आप चेतन भगत से या जब आप रस्किन बॉन्ड से मिले, तो आपका कैसा अनुभव था उनसे मिलकर? आपने क्या महसूस किया या क्या बात की उनसे? बिल्कुल ऐसी अनुभूति थी कि जैसे आप बचपन से देखना चाहते हो कि भाई जो सेलिब्रिटीज हैं, आपको कैसा लगता है। तो रस्किन बॉन्ड की किताबें हम बचपन से पढ़ते आए हैं, चेतन भगत की किताबें हमने कॉलेज में से लेवल से हमने पढ़ी। तो ऑब्वियसली जब मैं उनसे मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और रस्किन बॉन्ड जैसा व्यक्तित्व जो इतना अपने आप में महान व्यक्तित्व है, और वो उनकी जो किताबों में लिखी हुई बातें हैं, जो क्या आपको लगा कि उनका व्यक्तित्व भी बिल्कुल वैसा ही विशाल, विशद और एक बहुत बिल्कुल मन को छूने वाला? बिल्कुल, क्योंकि जो आपके लेजेंडरी ऑथर्स हैं और जो उनका कलेक्शन है, तो ऑब्वियसली आप उन चीजों को रिलेट कर पाते हैं। क्योंकि रस्किन बॉन्ड का एक वॉर
वास्ट उनकी किताबों का एक वो है संसार है। जैसे लाइब्रेरी में मेरी कम से कम हमने 4-5 रैक हमारे सिर्फ रस्किन बॉन्ड के हैं। तो जब मैं कोई भी किताबें उनकी छूती हूँ, पढ़ती हूँ, पलटती हूँ, तो मैं हमेशा सोचती थी कि रस्किन बॉन्ड कैसे दिखते होंगे, इनह्यूमन वो कैसे होंगे। पर जब मैं उनसे मिली तो उनकी सहजता और जो उनका व्यक्तित्व है वो उनकी किताबों में निखरता और रिफ्लेक्ट होता है। बहुत बढ़िया। तो एक चीज और, जैसे हम पहले बच्चों को कहानियां सुनाते थे, फिर बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो कहानियां पढ़ते हैं, दादा दादी नाना नानी से कहानी सुनते, स्पेशल दादी और नानी से सुनते हैं। फिर वो बड़े होते हैं तो कहानियां पढ़ते थे। फिर हम इस तरह से उनको अपने रामायण, महाभारत, गीता और दर्शन से, पंचतंत्र से, इन सब से जोड़ते थे। आजकल सब कुछ एनिमेटेड हो गया है, बच्चे देखने लगे हैं। तो आपको लगता है कि बच्चों को ये सारी चीजें पढ़ने के लिए भी देनी चाहिए और हमें उनके साथ जो है वो टाइम स्पेंड करके वो कहानियां उन्हें सुनानी भी चाहिए, ताकि उनका जो व्यक्तित्व है उस पर वो प्रभाव आए? नहीं, ये तो आपने बिल्कुल सही बात कहा सविता जी। क्योंकि जब आप जैसा कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, तो जो परिवेश या जैसा माहौल आप बच्चों को देंगे तो ऑब्वियसली उनकी मानसिकता वैसी बनेगी। तो जो हमारा हिंदी साहित्य है उसमें हिंदी साहित्य है, हमारा पौराणिक साहित्य है, उसमें इतना समुद्र, मतलब इतना बड़ा समुद्र है, और उसमें से जो मोती निकाल के हम लाइब्रेरी में या कहीं भी हम लोग व्यवस्थित करते हैं, तो ऑब्वियसली बच्चे जितना पढ़ेंगे उतना उन चीजों को जानेंगे और वो उनके व्यक्तित्व में भी फिर आएंगे। जैसे आजकल एकल परिवार है, माँ बाप और बच्चे, और दोनों पेरेंट्स बहुत बिजी होते हैं, तो बच्चों के रीडिंग हैबिट्स डेवलप करने के लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी कि पेरेंट्स क्या करें कि बच्चे जो है वो रीडिंग की तरफ जाएं? जैसे मैं अपना एक अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। जब मेरी बेटी क्लास 1 में थी और मैंने स्कूल ज्वाइन किया, तो उस समय मुझे नहीं पता था कि वो क्लास 1 में है और मैं सीनियर क्लासेस लेती थी, तो स्कूल में गैप था। तो मैंने सोचा कि अभी बच्चा 1-1.5 घंटा कहाँ रहेगा, तो मैंने उसे लाइब्रेरी छोड़ दिया। और उस लाइब्रेरी छोड़ने में क्लास 1 से लेके क्लास 4 तक वो जो 1.5 घंटे का टाइम था वो उसने लाइब्रेरी में यूटिलाइज किया, और उसी वजह से उसको आगे इंग्लिश लिटरेचर में इतना ज्यादा इंटरेस्ट बन गया कि उसने परस्यू ही इंग्लिश कर लिया। तो ये एक तरह का एक मौका था, शायद भगवान ने एक मौका दिया था कि मेरे बच्चे को वो टाइम मिला कि वो रीड कर पाए। तो आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स को स्पेसिफिकली रीडिंग हैबिट्स को डेवलप करने के लिए कि अपार्ट फ्रॉम बुक्स, अपने सिलेबस के अलावा अच्छी बुक्स को पढ़े? नॉर्मली पेरेंट्स बहुत सारी बुक्स लाके देते भी हैं लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं है, तो ऐसा क्या करना चाहिए कि बच्चे वो बुक्स पढ़ें? पहले तो आपको बच्चों के साथ बैठ के पढ़ना पड़ेगा। अगर आप बहुत छोटे बच्चों की बात करें, आपने किताबें रख दी बट वो रखी हैं क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है, आप भी फोन में हैं, बच्चा भी फोन में है, तो ऑब्वियसली वो जो एक कनेक्ट बुक के साथ बन सकता है वो नहीं बनेगा। पर जो पेरेंट्स साथ में बुक पढ़ रहे हैं, बुक्स के साथ तो कनेक्ट बन ही रहा है, साथ साथ आपस में जो बीइंग अ पेरेंट जो कनेक्ट बनता है वो लाइफ लॉन्ग होता है। और मैंने ये देखा है कि जो रीडिंग हैबिट आप डेवलप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जब बच्चा इंडिपेंडेंटली पढ़ना सीखेगा तब हम उसको किताबें देंगे तब वो पढ़ेगा, बट ऐसा नहीं है। जितना बच्चा छोटा होगा उतनी जल्दी अगर आप बुक्स के साथ उसका कनेक्ट बनवाएंगे तो आप वो लाइफ लॉन्ग लर्नर बनेगा। फिर मतलब पेरेंट्स को बच्चे के साथ बैठ के वो पढ़ना चाहिए रेगुलर, और तभी वो उसकी रीडिंग हैबिट डेवलप, क्योंकि उस टाइम आप सिर्फ किताबें नहीं पढ़ा रहे हैं, आप साथ साथ अपना अनुभव भी उनके साथ शेयर कर रहे हैं। तो एक जो बॉन्ड एक किसी भी दादा दादी का या फिर एक माता पिता का बच्चे के साथ हो सकता है, वो बुक्स उसको और मजबूत करती है। अच्छा, एक बात बताइए ममता जी, आपको क्या लगता है कि क्या सोसाइटी में आजकल रीडिंग क्लब्स होने चाहिए? जरूर होने चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले ही मेरी एक फ्रेंड का फोन आया कि ममता आजकल मेरे पास बहुत समय है, और तो ऐसा क्या करें हम कि जैसे किटीज तो यूजुअली सारी सोसाइटी में चली रही है आजकल, बट ऐसा कुछ इनिशिएटिव तुम शुरू करो, क्योंकि वो देखती है कि हमारे बहुत सारे इनिशिएटिव बच्चों के लिए मैं कर ही रही हूँ काफी सारे। तो उसने मुझे बोला कि कुछ सोच कि अगर हम कुछ कर सके। वहीं से मुझे एक आइडिया आया कि नाउ वी आर स्टार्टिंग रीडर्स क्लब फॉर अडल्ट, और जो भी आप उसको ज्वाइन करना चाहे। तो उसमें जैसे किटी में यूजुअली लोग मिलते हैं, वो बातें करते हैं, तंबोला खेलते हैं और खाया पिया खत्म। हम ये चाहते हैं कि हम किसी कॉफी हाउस में मिलेंगे एंड वी विल डिसाइड अ वन बुक।
तो एक बुक हम रखेंगे, अगर किसी को बुक अवेलेबल नहीं है तो वी विल सेंड दैट बुक ऑल्सो, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, जिसको जैसे कंफर्टेबल है। और फिर हम महीने में या 15 दिन में एक बार मिले कहीं कॉफी हाउस में, और जितनी भी महिलाएं जिनको किताबों के प्रति रुझान है और जिनको है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हम एक दूसरे से शेयर करें, तो वो हम एक नया ये इनिशिएटिव मेरे दिमाग में चल रहा है कि बहुत जल्द हम ये शुरू करेंगे और इसका कोई एक अच्छा सा नाम भी हम देंगे। ममता जी, एक प्रश्न आपसे और पूछना था कि ये कम्युनिटी लाइब्रेरी क्या है? देखो, जो हमारे समृद्ध स्कूल है और जो पेरेंट्स हैं उनके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, किताबों की कमी नहीं है, उनके पास एक्स्ट्रा ही है। जैसे हमारे स्कूल में भी हमारे पास बहुत किताबें हैं और बहुत बच्चों के पास भी खूब किताबें हैं, तो वो मुझे कहते रहते हैं कि मैम मुझे बुक डोनेट करनी है, मुझे बुक डोनेट करनी है, तो वी कीप आस्किंग बुक डोनेशंस एज वेल। तो फिर तब वहीं से एक ये विचार आया कि जो समाज में जो बच्चे हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, किताबें नहीं हैं और उनको ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है जो वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए हम कुछ कर सके। और वहीं से ही हमने अपना लाइब्रेरी आउटरीच एक प्रोग्राम शुरू किया जिसको हम कम्युनिटी सर्विसेज के नाम से भी कहते हैं। तो उसमें हमने दो चार जो सरकारी स्कूल है उनके साथ हमने अपना कोलैबोरेशन शुरू किया है। उनके बच्चे हमारे यहाँ आते हैं, तो उन्होंने किंडल पे बुक्स पढ़ी, आईपैड पे बुक्स पढ़ी, तो वो उनके लिए एक दूसरी दुनिया जैसा अनुभव था, क्योंकि उन्होंने किताबें देखी हैं बट उन्होंने किंडल पे या फिर आईपैड पे बुक्स नहीं पढ़ी थी, तो उन बच्चों के लिए बहुत अद्भुत अनुभव था। साथ ही साथ उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैम हमारे यहाँ कोई रीडर कॉर्नर नहीं है, कोई लाइब्रेरी नहीं है, तो मैंने उन्हें कहा कि चलो हम तुम्हारे लिए लाइब्रेरी बनाएंगे। फिर उन्होंने बोला हमारे स्कूल में स्पेस भी नहीं है, तो मैंने कहा कि आपके यहाँ 4 दीवारें तो होंगी ना, तो आप मुझे एक वॉल दे दो। फिर हमने उनके लिए कंसेप्ट शुरू किया लाइब्रेरी ऑन वॉल। देन एक पूरी वॉल पे हमने एक पूरा डिजाइन किया फ्रेम, और उसमें फिर हमने बुक्स अरेंज किए। तो लगभग 100-200 बुक्स हमने उनको डोनेट किया, जिसमें कोई स्पेस भी उनका नहीं गया, और वो बच्चे जब भी चाहते हैं वो बुक उठाते हैं, पढ़ते हैं और फिर वापस वही उसको हैंग कर देते हैं। मुझे लगता है हर अगर बड़ा स्कूल इस तरह का इनिशिएटिव ले ले और 1 या 2 स्कूल्स को भी अगर अडॉप्ट कर ले तो हमारे देश में बहुत बड़ा चेंज। जैसे आजकल आपने देखा होगा कोलैबोरेशन लर्निंग पे बहुत जोर दिया जा रहा है, एंड सारे स्कूल्स कोलैबोरेट होना चाहते हैं फॉरेनर्स स्कूल्स के साथ, जो स्कूल्स ज्यादा सुविधा जिनके पास है, विदेश में जो स्कूल्स हैं। तो हमने ये सोचा कि विदेश के स्कूलों के साथ तो सभी कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो लेट्स कोलैबोरेट विद लोकल, बहुत वोकल फॉर लोकल। That's why we started with government schools and we have given them reading corners, we have started that bookmark exchange as well। bookmark exchange एक इंटरनेशनल लेवल पे बहुत फेमस एक कार्यक्रम है। तो वो हमने एक लोकली गवर्नमेंट स्कूल के साथ हमने शुरू किया, जिसमें हमारे बच्चों ने बुक मार्क्स बनाए, उनके बच्चों ने बुक मार्क्स बनाए और फिर उन्होंने उन बुक मार्क्स का आदान प्रदान किया। बहुत बढ़िया। अच्छा ममता जी, आप क्योंकि आपको इनोवेटिव लाइब्रेरियन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, तो आप ऐसे कौन से इनोवेटिव आइडियाज हैं आपके जो आप अप्लाई करती रहती हैं कॉन्टिन्यूसली? बच्चे आपसे इतने कनेक्टेड रहते हैं, पेरेंट्स आपसे इतने खुश रहते हैं और मतलब लोगों का एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है, तो आप अपने उसके बारे में प्लीज हमें थोड़ा शेयर करिए। Basically, my profession is my passion. I join as a librarian not by chance but by choice. तो इसलिए मुझे हमेशा ये लगता है कि मैं और क्या नया करूं, क्योंकि किताबों के प्रति थोड़ा सा एक कोरोना के बाद एक रुझान तो आया था कि वो रुझान थोड़ा सा कम हुआ था। तभी हमने ये शुरू किया कि हम थोड़ा सा ऐसे कार्यक्रम शुरू करें जिसमें बच्चे कनेक्ट हो सके। तभी वो जो मैंने आपको अभी बोला, जो हमारी सीरीज पूरी चल रही है मंडे टू फ्राइडे, तो वो हर 10 मिनट की जो ब्रेक में है, तो उससे हमें बहुत फायदा हुआ। और साथ ही साथ हमारे जो बुक फेयर्स हैं, ऑथर सेशंस हैं, ये हमारे रेगुलर लाइब्रेरी में होते हैं। इवन हमने लिटरेचर फेस्ट लास्ट टाइम किया था और इस बार भी हम करेंगे, वो भी हमारा एक रेगुलर फीचर होगा। आप ममता जी, एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगी कि यदि आपसे कहा जाए कि बच्चों की रीडिंग हैबिट्स को कैसे बढ़ाएं घर पर, तो उस हैबिट को बढ़ाने के लिए हमें और क्या करना है? मैं फिर वही कहना चाहूंगी कि पहले तो आपको किताबें आपके घर में होनी चाहिए और किताबों से बच्चों को रूबरू करवाओ। जब भी मौका मिले बुक फेयर्स में,
लिटरेचर फेस्ट में बच्चों को लेके जाओ, क्योंकि मैंने देखा है जब भी मैं बुक फेयर में जाती हूँ कि अगर बच्चा बर्गर मांगेगा, पिज़्ज़ा मांगेगा, चिप्स मांगेगा तो पेरेंट्स झट से दिलाएंगे। जहाँ वो किताब मांगेगा तो उसको झट से बोलेंगे तूने पहले वाली नहीं पढ़ी, किताबें बहुत सारी है घर में, पहले वो पढ़। तो बिल्कुल कॉमन डायलॉग है, बिल्कुल। तो वो जो डिस्करेजमेंट आप कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि वो जो छोटा बच्चा आज किताब के लिए जिद कर रहा है और आप उसे किताब नहीं दिलाएंगे तो कल को जब आप देंगे तब भी उसे पढ़ना नहीं चाहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपना परिवेश बच्चे को उसी हिसाब से देना चाहिए। बिल्कुल, मुझे भी लगता है कि हाँ, ये जो टैबू बना हुआ है कि पहली वाली बुक नहीं पढ़ी इसलिए नई बुक नहीं लेकर देनी, ये पेरेंट्स को छोड़ना चाहिए, क्योंकि बच्चे ने हो सकता है कि उस बुक में बच्चे को इंटरेस्ट ना आया। और अगर बच्चा, मैं मानती हूँ कि अगर बच्चा बुक नहीं भी पढ़ रहा है, वो अगर उसके पेपर ही पलट रहा है, उस बुक्स को टच भी कर रहा है, तो तब भी उसको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। बहुत बड़ी बात आपने कही है कि अगर बच्चा पुस्तक को छू भी लेता है तो उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ जाता है, कुछ शब्द तो एटलीस्ट उस टाइम देख ही लेता है। तो बहुत बड़ी बात है। अगर बच्चा एक पुस्तक का लेखक भी समझ गया कि कौन है, उसने ऑथर के बारे में दो शब्द पढ़ लिए या बुक किसके बारे में वो पढ़ लिया, तो आई थिंक उसका भी उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ असर। मुझे ऐसा लगता है कि किताबें अपने आप में बच्चों को बहुत कुछ सिखाती है। मुझे याद है कि जब मैंने अपनी जॉब ज्वाइन की थी तो मेरा बेटा छोटा ही था, 1 या 1.5 साल का होगा वो, तो उसके पास खूब किताबें होती थी। तो मैं स्कूल से 2:30-3 बजे घर आती थी, तो जब वो 12 बजे आता था या फिर वो छुट्टी है तो घर में होता था, तो मैक्सिमम समय वो अपनी किताबों को वो पढ़ नहीं पाता था, बट वो पेज पलटता था। और जब भी हम कहीं जाते थे, मैं उसको कुछ भी चीज दिखाती थी, वो बोलता हाँ मैंने देखी है। मैं हमेशा पूछती थी कहाँ देखी, वो बोलता था मैंने बुक में देखी। तब मुझे महसूस हुआ कि वो किताबें अगर पढ़ भी नहीं पा रहा, पिक्चर देखने से भी बहुत कुछ बच्चे सीखते हैं। बहुत बढ़िया, ये बहुत बड़ी बात आपने कही कि बच्चे ने पुस्तक नहीं पढ़ी, उसने बुक को नहीं अंदर तक समझा, लेकिन उसने देखकर भी बहुत कुछ इससे सीख लिया। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगी ममता जी कि आपको ऑथर से मिलना, बुक के बीच रहना, बुक्स को पढ़ना, बच्चों को मोटिवेट करना, सब आपका पैशन है। अगर आपको एक ऑथर के साथ डिनर पर जाने का मौका मिले और आप उनके साथ अपनी लाइफ का बेस्ट टाइम बिताना चाहें, तो वो कौन से ऑथर होंगे जिनके साथ आप जाना चाहें? बहुत मुश्किल सवाल है आपका क्योंकि मैंने हिंदी साहित्य खूब पढ़ा है, तो मुझे दिनकर जी बहुत पसंद थे और पसंद है अभी भी। उनकी रश्मि रथी, हुंकार, कुरुक्षेत्र मैंने बहुत बार पढ़ी है। और साथ ही साथ मुझे सुधा मूर्ति भी बहुत पसंद है। अच्छा, उनकी भी मैंने हर बुक पढ़ी है जी। तो मैं सुधा मूर्ति के साथ जाना चाहूंगी, क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व है, ऐसा लगता है जब उनकी बुक पढ़ते हैं कि उनका व्यक्तित्व उनकी किताबों में साफ झलकता है। तो उनसे मिलना और उनसे बातें करना मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। तो हम आशा करते हैं, और अगर सुधा जी हमारे इस इंटरव्यू को कभी देख पाए तो उनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि वो ममता जी से जरूर मिलें, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपकी इच्छा जल्दी पूरी हो और आप सुधा मूर्ति जी से मिल पाए, और आप ऐसे ही बच्चों को मोटिवेट करती रहे और लाइब्रेरी में अपनी बुक्स के साथ इतना खुश रहें, और इसी तरह से आपका जीवन जो है वो पुस्तकों के बीच फलता फूलता रहे। आज इस स्टूडियो में अपने आकर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।